हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें मैं आपके साथ एमए इकोनॉमिक्स आपका सेकंड सेम का जो आपका सब्जेक्ट है MEEC 507 का मैंने जून 2022 का पेपर लिया है। सेक्शन ए लिया है। क्वेश्चन वन ऑलरेडी मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए होंगे उसमें एक्सप्लेन है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज चेंज करके देता है, तो वो क्वेश्चन वन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके साथ। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था कि जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था ये कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में, उसके सामने क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और क्या तरीका है उससे हम जिससे उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी वही होगी चाहे आपकी चाहे माइक्रो, स्मॉल, SSI करके इस तरीके से भी हम इनको कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो है कि क्या डिफरेंस है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड में, और क्या फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं आपके इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो जो इनका डिफरेंस है वो मैं पहले ही एक वीडियो आई थी उसमें आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब इसमें हम फैक्टर्स जान लेते हैं जो प्रभावित करते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें पता ही है कि ये आपका एक तरीके से क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो आपकी हमारी रेजिडेंट कंट्री होगी इंडिया और उसके जो ट्रांजैक्शन हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक स्पेसिफिक पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो तो जस्ट क्या कवर करता है, सिर्फ गुड्स को कवर करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो आपके फिजिकल आइटम्स हो रहे हैं उनको। बट वहीं पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसका मतलब जो स्कोप है वाइड होता है, ये आपके गुड्स को भी कवर कर रहा है, सर्विसेज को भी कवर कर रहा है। ठीक है, कुछ ट्रांसफर हो रही है या कैपिटल का फ्लो हो रहा है उन सबको भी इसमें क्या बोलते हैं, कवर किया जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं जानते हैं। पहला है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करती है अगर ना वो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली बात है इंप्रूव होगा। और वहीं पर अगर इंपोर्ट ज्यादा करेगी, अगर वो भी कैसी महंगी चीजों का, तो क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति है वो खराब होगी। तो वही है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए गुड है, और वहीं पर अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति है वो वर्स हो जाएगी। सेकेंड आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। कंपोजिशन से मतलब है कि हम किन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे किसका इंपोर्ट की बात करें, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का, गोल्ड का, ये कैपिटल गुड्स का, तो ये हमारे इंपोर्ट बिल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब वहीं पर हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, अगर जैसे समझ लो कुछ लो वैल्यू चीजों का या कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है, मतलब सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं या प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम कम ही फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं तो ज्यादा पैसे अर्न करेंगे ना। तो ठीक है, ये भी प्रभावित करता है कि कंपोजिशन, मतलब कि हम कैसे चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप सस्ती चीजों को एक्सपोर्ट करोगे तो कम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करोगे, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को गलत तरीके से इफेक्ट करेगा। और इम्पोर्ट आप कैसे कर रहे हो, महंगी महंगी चीजों का, ऑयल का, गुड्स, गोल्ड का, कैपिटल गुड्स का, तो उससे क्या होगा, आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, उसकी पोजिशन कैसी होगी, वर्स होगी, बेकार हो जाएगी। अब आ जाते हैं सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट्स में आपकी देखो वही आ जाती है, IT हो गया, आपका BPO हो गया, ठीक है, टूरिज्म हो गया। तो इंडिया क्या बोलता है, काफी अच्छा खासा पैसा अर्न करती है IT से या वर्कर्स की जो रेमिटेंसेस होती है उनसे। तो वही है कि अगर वो मतलब सर्विस एक्सपोर्ट से मतलब अच्छा खासा अर्न करते हैं, तो अगर उनकी जो मतलब सर्विस रिसिप्ट्स होगी वो अगर स्ट्रांग होगी, तो उससे क्या होगा, उनका करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। फोर्थ आ जाओ आपका FDI एंड पोर्टफोलियो फ्लोज। ठीक है, FDI मतलब आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फिर आपका फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि जैसे अगर आपके कैपिटल का इनफ्लो होता है किस रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक में, बॉन्ड्स में हो रहा, या फाइनेंस डेफिसिट से आपके करंट अकाउंट में, इस तरीके से, तो ये इंप्रूव करते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बट अगर सडन आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, वर्स कर सकते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को। फिफ्थ पॉइंट है आपका एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, ठीक है। तो देखो अगर हमारा जो रुपी है वो डेप्रिसिएट होगा, वीकर अगर हमारा रुपी होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट कैसे बन जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और इंपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट उससे सस्ते होते हैं और इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है। तो वो क्या कर सकता है कि इम्प्रूव कर सकता है आपके ट्रेड को कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या होगा कि जब हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगी और हमारे लिए इम्पोर्ट महंगे बन जाएंगे, ठीक है। बट वहीं अगर स्ट्रॉन्ग हमारा रुपी रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा और एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट में जो बदलाव होता है वो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करती है। सिक्स है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डिमांड। वही अगर वर्ल्ड में डिमांड कम है तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर आएगा। तो जो ग्लोबल रेसेशन होता है, बूम होता है, वो भी प्रभावित करता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। प्राइस ऑफ की इम्पोर्ट्स। अब हम जानते हैं कि इंडिया अपना मोस्ट ऑफ जो ऑयल ऑयल है वो क्या करती है, इम्पोर्ट करती है। तो इससे क्या हो सकता है कि एक राइज होता है आपका इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में, तो जिससे इम्पोर्ट के बिल रेज होते हैं और वो क्या करती है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को वर्स करती है। तो वही है कि जो भी की चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली हम क्या इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे हमारा इंपोर्ट बिल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये वर्स सिचुएशन है, ठीक है। एट पॉइंट आ जाते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। देखो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है, वो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित कर। तो देखो इसमें ये है कि अगर हमारे देश में ऐसा है कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको ये डरा सकता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये डराएगा तो क्या होता है, अगर मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, तो इनफ्लो होगा कैपिटल का, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। और नहीं अगर वो डरेंगे क्योंकि हमारे उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनसर्टिनिटी है, तो कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है। फिर है एक्सटर्नल डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इसमें आपका यही है, अगर हमारे लार्ज एक्सटर्नल डेप्ट होंगे, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेमेंट जो हमारा अब्रॉड में जाता है, तो वो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को वर्स करती है। फिर आपका जो आपका एक्सचेंज कंट्रोल, ट्रेड एंड फिजिकल आपकी पॉलिसीज है, वो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर देखो एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स मिल रहा है, इम्पोर्ट जो टैरिफ्स होती है, सब्सिडीज होती है, टैक्सेस होती है, तो वो भी तो हमारे ट्रेड को, कैपिटल मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। ये सारे वो फैक्टर है जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, जो था कि आप लैंड रिफॉर्म से क्या समझते हैं और किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में और गरीबी को हटाने में, वो भी कैसी गरीबी, रूरल पॉवर्टी। अब देखो पहले ये वर्ड आ रहा है लैंड रिफॉर्म, ठीक है, तो मतलब लैंड जमीन से रिलेटेड जो हमारे रिफॉर्म है। अब रिफॉर्म क्या होता है, रिफॉर्म का देखो हिंदी में अर्थ यही होता है कि जैसे कोई भी व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, कोई नियम है, प्रणाली है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, संशोधन, चेंज किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है ताकि उस चीज को बेहतर किया जा सके। तो रिफॉर्म क्या होता है, किसी चीज को पहले से बेहतर बनाने के लिए किया गया एक सुधार, संशोधन या कोई परिवर्तन। तो पहले हम मीनिंग जान लेते हैं लैंड रिफॉर्म का, कि भी लैंड रिफॉर्म मतलब कि जमीन के उससे, मतलब जो जमीन से रिलेटेड जो आपका सिस्टम है, नियम है, उसमें बदलाव करना। अब क्यों करना ये बदलाव, भलाई के लिए किया जा रहा है ये बदलाव, ठीक है। तो अब देखो पहले जान लेते हैं मीनिंग क्या होता है लैंड रिफॉर्म का। तो हिंदी में अगर सिंपल हम समझे तो लैंड रिफॉर्म में क्या होगा, इसलिए किया जाता है कि ताकि जो जमीन है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जमीन को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए और फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए। Land reform means changing the rules of land ownership,
लैंड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट लैंड इज यूज फेयरली एंड प्रोडक्टिवली। तो इसमें यही लिखा है कि लैंड रिफॉर्म का अर्थ यही है कि जो ओनरशिप के जो रूल्स होते हैं लैंड के, उसको थोड़ा चेंज करना, लैंड को यूज करने का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल्स वगैरह ना उनको चेंज करना, ताकि हम जो जमीन है उसको बहुत ही फेयरली और प्रोडक्टिवली यूज कर सके। अब इसमें मेनली क्या क्या इंक्लूड होता है, यही कि जो आपके ज्यादा राइट्स देना स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स को, ठीक है, गिविंग मोर राइट्स टू स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, कि ऐसे किसान जिनके पास जमीनें नहीं है उनको ज्यादा राइट्स देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख दो कि जो कंट्रोल करना पावर किसके, बिग लैंडलॉर्ड्स का, तो कंट्रोलिंग पावर ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स। थर्ड लिख लो आप इम्प्रूविंग फार्मर प्रोडक्टिविटी। और फोर्थ आप इसमें लिख लो मेकिंग श्योर एवरीवन गेट फेयर एक्सेस टू कल्टीवेबल लैंड, ठीक है, मेकिंग श्योर everyone gets fair access to cultivable। तो देखो मेन जो लैंड रिफॉर्म है उसका यही इसीलिए आया कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको ज्यादा राइट्स दे सके, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है उनकी पावर को कंट्रोल किया जा सके, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके, और हर किसी को मतलब कि जो कल्टिवेबल लैंड होता है, मतलब कृषि करने योग्य जो लैंड होता है, उसका हर किसी को फेयर एक्सेस हो, हर किसी की पहुंच में हो। CULTIVABLE ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। अब देखो कुछ आपके मेन जो टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म होते हैं इंडिया में वो जान लेते हैं। एक तो आपका एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, पहले आपका जमींदारी सिस्टम चलता था ना, उसको बंद करना है, एक तो ये टाइप है आपका लैंड रिफॉर्म का। तो आजादी से पहले क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उनके पास बड़े बड़े लैंड रहते थे, किसान उनके लिए काम करते थे, ठीक है, उनकी जमीनों पे, और वो उनको रेंट भी पे करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आजादी के बाद इस सिस्टम को रिमूव किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें भी फार्मर्स खेती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उसका उनके पास राइट है। तो कहीं ना कहीं जो शोषण किया जाता था लैंड ओनर्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कम हुआ। सेकंड है आपका लैंड सीलिंग, CE है ये, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की कि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है लैंड की जो पर्सन के पास हो सकती है, होल्ड कर सकता है वो, कि अगर उसके पास वो मैक्सिमम लिमिट के पास कोई ज्यादा जमीन है, उसके पास सरप्लस लैंड है, तो वो उससे लेकर किसको दिया जाएगा, लैंडलेस फार्मर्स को। तो लैंड सीलिंग से क्या होगा, आपका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का। देन थर्ड है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब क्या होता है इसमें, वैसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं उनके पास जमीन होती है, बट उनकी जमीनें कैसी होती है, अलग अलग जगह पे होती है वो, ठीक है, स्कैटरेड स्मॉल पीसेस, मतलब उनके पास जमीन है बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा उनको कि आप कंबाइन कर सकते हैं इन पीसेस को, एक या दो से, मतलब 1 या 2 लार्ज पीसेस है जिसे हम कंसोलिडेटेड होल्डिंग कहते हैं। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, मतलब इसलिए किया ताकि बेटर यूज ऑफ लैंड का हो, अच्छे से इरिगेशन हो सके और फार्मिंग की कॉस्ट भी कम है। आप देखो किसी के पास छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है, वो अलग अलग जगह फैला हुआ है, ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा कहीं और है, तो उससे क्या होगा कि अच्छे से खेती नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं 1 या 2 पीसीस में, और अच्छे से जमीन खेती कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे किया, कंबाइन किया इन पीसेस को 1 या 2 बड़े पीसेस में, ताकि अच्छे से जमीन का यूज हो सके। फिर आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें यही है, छोटे छोटे फार्मर्स के ज्वाइन हुए आपस में और ग्रुप फॉर्म हुआ, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो जिसमें उन्होंने यही किया कि अपने लैंड को कलेक्टिवली यूज किया, अपने रिसोर्सिस को लाइक ट्रैक्टर, बीज, इरिगेशन की फैसिलिटी को साथ में यूज किया।
ताकि फार्मिंग की कॉस्ट कम हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ये आपको इस वाले पॉइंट की तरह लग रहा होगा, बट अलग ये है कि इसमें वो सिर्फ जमीनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और इसमें वो रिसोर्सेज को भी ला रहे हैं कि फार्मर अपने रिसोर्सेज को भी ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं, जो उनके पास ट्रैक्टर है, बीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और कॉस्ट कम आए। अब हम जानेंगे कि क्या रोल रहा है आपका लैंड रिफॉर्म का एग्रीकल्चर के विकास में। तो देखो, जब लैंड रिफॉर्म आया तो आपका एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई, क्योंकि फार्मर को ओनरशिप मिला, राइट्स मिला, सिक्योरिटी मिला, कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, तो वो अच्छे से खेती करने लगे, अच्छे खाद, अच्छे सीड, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी यूज करने लगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे थे एग्रीकल्चर का। फिर जो लैंडलॉर्ड के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किया जाता है, वो भी कम हुआ, क्योंकि जमींदारी का जो सिस्टम था उसको बंद किया गया। जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराना वो बंद किया गया, जिसको हम फोर्स लेबर कहते हैं। ठीक है, और जो उनसे हाई रेंट्स लिए जाते थे उसको कम किया गया। ठीक है, देखिए आखिर फार्मर जो है फ्रीली काम कर सके। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया गया, जैसे कि अब जैसे फार्मर लैंड ओनर्स बन गए तो वो क्या कर सकते थे, HYB हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज कर सकते थे, अच्छी मशीन्स का, ट्यूबवेल का, जिससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। लैंड का यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, क्योंकि हमने जब कंसोलिडेशन किया लैंड का, तो उसमें जो प्रॉब्लम थी आपके स्कैटर फील्ड का, मतलब फैले हुए जो खेत थे आपके, स्कैटर जो फील्ड थे, कि दूर दूर टुकड़े जो फैले हुए थे, वो क्या हो गया, उससे कंसोलिडेट हो गया, तो जो लैंड का वेस्टेज नहीं हुआ। अब क्या होगा कि किसी के पास देखो अलग अलग खेत होगा, अलग अलग जगह पे, तो उस खेत की मतलब हल लगाना भी उसका मुश्किल है, सिंचाई करना भी मुश्किल है, तो इससे क्या हुआ, हल लगाना, प्लॉग एंड इरिगेट, सिंचाई करना क्या हो गया, इजी हो गया। रूरल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा हुआ इससे, क्योंकि अब जैसे वो फार्मर्स को जैसे ओनरशिप मिली, तो वो लोन लेने लगे, उन्होंने वेल बनाए, ट्रैक्टर्स खरीदने लगे। ठीक है, स्टोरेज के लिए जगह बनाने लगे, तो जो आपका रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे इंक्रीज हुआ, और इसने कहीं ना कहीं हरित क्रांति को भी सपोर्ट किया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म ने आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया, किसके लिए, हरित क्रांति के लिए। इसी से हमारी जो गेहूं, गन्ना, चावल है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो इसमें हमने जाना कि कैसे जो लैंड रिफॉर्म आए थे उसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प किया। इसी में एक और पूछा गया था कि लैंड रिफॉर्म का क्या रोल था रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए। लैंड रिफॉर्म के लिए मैंने शॉर्ट में LR यूज कर रखा है, तो देख लो आप क्या। हाँ, वो था। ठीक है, तो पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू लैंडलेस पीपल। जब लैंड रिफॉर्म आया तो जो आपका सरप्लस लैंड था वो किसको दिया गया था, लैंडलेस पीपल को, जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको पहली बार मतलब जमीन मिली। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो अच्छे से खेती कर सकते थे, किसी को उनको रेंट देने की जरूरत नहीं है, तो उन किसानों की इनकम और भी इंक्रीज हुई, और कहीं ना कहीं से गरीबी भी रिड्यूस हुई। सेकंड, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या हुआ, जब आपके बेटर फार्मिंग मेथड्स आए, नई नई चीज टेक्निक्स आई, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, हमें और लेबर की जरूरत थी, तो इससे कहीं ना कहीं रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, और इससे पॉवर्टी रिड्यूस हुई। हायर इनकम एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब फार्मर अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते थे, ज्यादा ज्यादा बेच सकते थे, ज्यादा पैसा अर्न कर सकते थे, तो इसलिए अब एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे भी खर्चा कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं इससे इनकम भी बढ़ी उनकी, और उनका जो रहन सहन था उनका स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लैंडर्स। अब पहले क्या चलता था कि जो फार्मर्स थे वो काफी हद तक आपके मनी लैंडर्स पे वो रहते थे, डिपेंड रहते थे। अब उनको जब लैंड ओनरशिप मिल गई तो उनकी जो है क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वो बैंक से लोन ले सकते थे आसानी से, कोई जरूरत नहीं है कि उन मनी लैंडर्स के पास जाए अब वो। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनी लैंडर्स पर डिपेंडेंसी थी वो भी रिड्यूस होगी जब से आपके लैंड में रिफॉर्म्स आए, मतलब जो ये आए कि भाई जमींदारी सिस्टम को बंद कर दिया जाए, लैंडलेस फार्मर्स को जमीन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसने रिड्यूस करी इनइक्वालिटी विलेजेस में। पहले क्या हो रहा था कि लैंड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कुछ ही लोगों के हाथ में था, बट अब क्या हुआ, जब लैंड रिफॉर्म आया तो इसने क्या किया, इस चीज को रिड्यूस किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया रिसोर्सेज का, जिससे सोशल जस्टिस के लिए बहुत फायदेमंद रहा, और इनइक्वालिटी को इसने रिड्यूस किया। स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी। अब जो प्रोडक्टिव फार्म्स थे वो क्रिएट कर रहे थे डिमांड किसके लिए, अब अच्छे से खेती उती होने लगी ना तो डिमांड बढ़ रही थी कि भाई हमें टूल्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था चाहिए, हमें दुकानें चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो पूरी विलेज इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हुई, गरीबी कहीं ना कहीं से रिड्यूस हुई, और हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हुई। तो हम एट लास्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया, किसमें, किसानों को एम्पावर किया, रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया, और इक्वलिटी को प्रमोट किया विलेजेस में। तो हम कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर।